हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग ईथर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर को पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म इन ईथर। आइसोमेरिज्म इन ईथर। आइसोमेरिज्म इन ईथर। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या आपको 11th में पढ़ाया गया बेटा? मोर देन टू कंपाउंड, मोर देन टू कंपाउंड, मोर देन टू कंपाउंड having same molecular formula, same molecular formula, but different is in structural formula are known as isomers। हम लोगों ने पढ़ा है कि मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स में हम लोगों ने पढ़ा है आइसोमर्स दो टाइप की होती हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट चेन आइसोमर्स। क्या पढ़ा है? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पोजीशन आइसोमर्स। तीसरा क्या पढ़ा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। उसके बाद मेटामर्स, फिर क्या होता है? टॉटोमर्स होता है। तो हम आइसोमेरिज्म इन ईथर का आइसोमेरिज्म देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं कि चेन आइसोमर्स क्या होता है। इस चेन आइसोमर्स की बात करें तो एक कंपाउंड ले लेते हैं C5H12O। C5H12O। हम जब देखते हैं कि ये जो कंपाउंड अपने पास है C5H12O, हम इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं? तो इसका पहला स्ट्रक्चर बनाने का हम बना सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। जरा काउंट करके देखते हैं कि क्या कार्बन हाइड्रोजन सेम है। 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 3 2 5 2 7 2 9 3 कितने हो जाएंगे? 12। यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 12। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है? 1। क्लियर है यहाँ तक? इसका अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इसकी काउंटिंग करेंगे तो OCH3 ये तो ग्रुप हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, एक कार्बन है 3 मेथॉक्सी बोला जाएगा। और इधर काउंटिंग करेंगे तो कार्बन पैरेंट चेन की तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब मेथॉक्सी की बात करें, जो मेथॉक्सी है वो किस नंबर पे अटैच्ड हुआ है? फर्स्ट नंबर पे। यानी हम लिख सकते हैं फर्स्ट 1 मेथॉक्सी और 4 कार्बन का ग्रुप नेम क्या होता है? ब्यूटेन। तो नाम क्या हो गया? 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करें तो 1 2 3 कितने कार्बन की पैरेंट चेन मिल रही है? 3 कार्बन की, जिसमें दूसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है। पहले नंबर पर क्या लगा हुआ है? मेथॉक्सी लगा हुआ है। यानी हम लिख सकते हैं 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल। 3 कार्बन का ग्रुप नेम क्या होता है? प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। अब जरा हम दोनों कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो
ऊपर वाले कंपाउंड में 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। जरा इसमें काउंट करके देखें 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने कार्बन है? कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम 5। हाइड्रोजन काउंट कर लें 3 3 6 6 3 9 9 2 11 और 11 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 12, यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 12 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना एटम है 1 एटम है। क्लियर है? यानी ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिनका केमिकल फार्मूला क्या है सेम है और आइसोमर्स कहती क्या है मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सेम हो वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाते हैं आइसोमर्स कहलाते हैं। अब इसमें एक वर्ड लगाया गया चेन आइसोमर्स, चेन वर्ड लगाया गया। चेन क्या होता है? मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनके पैरेंट चेन में कार्बन एटम डिफरेंट हो तो हम उस कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं चेन आइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? यानी हम कह सकते हैं बेटा ईथर विद सेम केमिकल फार्मूला, ईथर्स विद सेम केमिकल फार्मूला, सेम chemical formula having different carbon atom, having different carbon atom in parent chain are called chain isomers। नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड। देखते हैं और कोई आइसोमर्स ईथर शो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जरा हम ये देखते हैं कि क्या ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शो करती है। तो एक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं C2H6O। अपने पास एक कंपाउंड है C2H6O। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं कितने स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। पहला स्ट्रक्चर बन चुकी ईथर पढ़ना बेटा तो ईथर ही बनाएंगे। तो पहला स्ट्रक्चर अपन का हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तुम्हें बताया गया है कि ऐसे हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जिसमें दो कार्बन के बीच में एक अकेली ऑक्सीजन फंस जाए वो भी सिंगल बॉन्ड से, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं ईथर बोलते हैं। यहाँ देखो दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल ऑक्सीजन है वो भी सिंगल बॉन्डेड है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा ईथर। ईथर में बताया गया है कि ये एल्कोक्सी ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है एल्कोक्सी। अब इस एल्कोक्सी में केवल एक कार्बन है और एक कार्बन का ग्रुप में मेथ होता है तो टोटल नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। और ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन का ग्रुप में क्या होता है मेथेन, तो नाम क्या हो गया मेथॉक्सी मेथेन। वैसे होता मेथ है लेकिन सिंगल बॉन्डेड होने के नाते हम सफिक्स में क्या लगा देते हैं मेल लगा देते हैं, नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। चलिए देखते हैं क्या इसका और कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। जरा कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करते हैं भाई। 1 2 2 कार्बन है, 3 3 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसमें काउंट करें भाई 1 2 2 कार्बन है, 3 2 5 5 में 1 ऐड करेंगे 6 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एटम हुए 6 और ऑक्सीजन एटम कितने हुए 1 हुए। यानी कि ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम है और वो केमिकल फार्मूला कितना है C2H6O। क्लियर है बेटा C2H6O। ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिनका केमिकल फार्मूला क्या है C2H6O। इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब जरा ध्यान से देखिए ऊपर वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेथॉक्सी।
यानी ईथर है, और नीचे वाले कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH यानी कि ऑल है। ऊपर ईथर है, नीचे अल्कोहल है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मोर देन टू कंपाउंड having the same molecular formula but different the presence of functional group are known as functional group isomers. Clear है? नोट करिए आप। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, मेटामर्स। थर्ड पॉइंट है मेटामर्स या मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है? मेटामेरिज्म जरा ये सोचते हैं। तो मेटामेरिज्म होती है मोर देन टू कंपाउंड हैविंग से एकदम आइसोमर्स का, हमेशा थोड़ी आइसोमर्स की ही पढ़ी जाती है, उसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ता है। आइसोमर्स क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो। तो हम मेटामर्स पढ़ेंगे क्या? मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट द alkyl radical या different the alkyl group which attached with the functional group are known as metamers. More than two compound having same molecular formula but different in the alkyl group attached with the functional group are known as metamers. ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनमें प्रेजेंट जो एल्किल ग्रुप हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर वो डिफरेंट हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? मेटामर्स है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है C4H10O, C4H10O, ये अपने पास कोई एक कंपाउंड है। हम देखते हैं कि इसका कितना स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम लिखेंगे बेटा, तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी ईथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथॉक्सी ईथेन। अगर इसका दूसरा कंपाउंड बना है तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं CH3 CH2 CH2O सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम हो जाएगा 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे काउंट करेंगे, पैरेंट से हमारी निकल जाएगी क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3। पहले नंबर पर क्या लगा हुआ है? मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ, तो नाम हो जाएगा 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। अगर इसी का तीसरा स्ट्रक्चर बना है तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH। याद करिए कि बचपन में वो दिन जब आप 11th में पढ़ रहे थे उस समय आपको आइसो, नियो और नॉर्मल पढ़ाया गया था। नॉर्मल जिसमें पैरेंट चेन एकदम स्ट्रेट होती है, उसका बॉन्ड और नॉर्मल जिसमें पैरेंट चेन क्या होती है बेटा? एकदम स्ट्रेट होती है और कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? नॉर्मल कंपाउंड। और अगर सेकंड नंबर वाले कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं जिसे हम कहते हैं आइसो कंपाउंड, और सेकंड नंबर वाले कार्बन से अगर 3 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं तो हम उसे कहते हैं नियो कंपाउंड। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे काउंट करें 1 2 3। सेकंड नंबर वाले कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? आइसो कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हो जाएगा मेथॉक्सी आइसोप्रोपिल, मेथॉक्सी आइसोप्रोपेन या प्रोपिल कर सकते हो, प्रोपेन मेथॉक्सी आइसोप्रोपिल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे CH3 है, C2H5 है, यहाँ C2H5, लेकिन इस कंपाउंड देखो यहाँ पर प्रोपिल है, यहाँ पर मेथिल है, दोनों का एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो गया जबकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। यहाँ पे देखिए यहाँ मेथिल है और यहाँ पे आइसोप्रोपिल है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। नोट करिए आप लोग। हो गया? चलिए
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मेथड्स ऑफ preparation of ether। methods of preparation of ether। ईथर को प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से ईथर को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं, बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्लियर है आपको? देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग कैसे ईथर को बना सकते हैं। तो विलियमसन साहब ने क्या बताया था भैया, when alkyl halide reacts with sodium or potassium hydroxide, potassium salt, hydroxide is salt, potassium salt, then it gives ether। विलियमसन साहब ने क्या बताया था, when alkyl halide reacts with sodium or potassium salt, then it gives ether। चलिए देखते हैं, alkyl halide को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RX से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, RX से, जहां पे R क्या रखा है, एल्किल ग्रुप है, और X क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। हाइड्रोजन होते 5 हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, और लेते हम लोग केवल 3 हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। रीजन ये होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है, यानी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट होता है, और जिसके साथ वो जुड़ता है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड जब भी टूट जाएगा तो कंपाउंड पर प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा, और प्लस माइनस आने की वजह से वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। यही रीजन है कि फ्लोरीन हम किसी भी रिएक्शन में नहीं कंसीडर करते हैं। एस्टाटीन क्या होता है, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो कंपाउंड, वो एलिमेंट खुद स्टेबल नहीं होता है। यही रीजन है कि किसी भी रिएक्शन में हम लोग एस्टाटीन और फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अपने पास हाइड्रोजन कितने बचे, 3, वो कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम करते क्या है, इसकी सोडियम या तो फिर पोटेशियम, चाहे सोडियम का सॉल्ट ले लें चाहे पोटेशियम का सॉल्ट ले लें, उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। हमने यहां पे लिया NaOR, इसका क्या नाम है, सोडियम इथॉक्साइड। इसका क्या नाम है, सोडियम एल्कोक्साइड है। यहाँ पे जितना कार्बन होगा तो उसी हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। 1 कार्बन होगा तो नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, 2 कार्बन होगा तो सोडियम इथॉक्साइड। अब चलिए देखते हैं, इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाता है माइनस चार्ज और सोडियम पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। वैसे भी आप जानते हो सोडियम मेटल है, मेटल हमेशा कौन सा चार्ज बनाता है, प्लस चार्ज, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करता है। यहाँ पे RX है, आपको पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है पीरियोडिक टेबल में, तो इसके बीच बॉन्ड को तोड़ेंगे तो X पर आएगा माइनस चार्ज और एल्किल ग्रुप पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। आपने 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन पढ़ा है, आयंस आर चेंज टू ईच अदर, सारे आयंस क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी इस कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज इस कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज से रिएक्शन करेगा, तो R+ किससे जुड़ जाएगा, O- से, तो कंपाउंड क्या बना, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R+ के साथ। यहाँ पे बेटा Na किससे जुड़ जाएगा, X- से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na X। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया हमारा रूल। इसका एग्जांपल देखते हैं। इस एल्केन के बेस पर हम लोग ले लेते हैं CH3
CH3 और X के प्लेस पर ले लेते हैं ब्रोमीन, तो ये हो गया CH3Br। CH3Br को हम क्या बोलते हैं? मैथिल ब्रोमाइड। क्या बोला जाता है? मैथिल ब्रोमाइड। मैथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा? मैथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड, और सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला क्या होगा? NaOC2H5। सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? NaOC2H5। हम क्या करते हैं? सोडियम और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज और सोडियम पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। यहाँ से बेटा CH3 और ब्रोमीन, मैथिल और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो ब्रोमीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट से ज्यादा होती है, तो यहाँ कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये जो Br है वो Na से जुड़ करके क्या बना लेगा? NaBr। क्या बन जाएगा? Na। और NaBr का नाम क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड। ये CH3 जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसे हम लोग कहते हैं मैथिल एथिल ईथर। लेकिन अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए एथिल हम लोग पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर। इसका क्या नाम हो जाएगा? एथिल मैथिल ईथर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट करिए आप लोग। ये जो विलियमसन सिंथेसिस होती है, ये हमेशा SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। SN2 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा याद रखना। विलियमसन सिंथेसिस जो होती है SN2 टाइप की रिएक्शन देती है। और SN2 रिएक्शन क्या होता है बेटा? जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए वो रिएक्शन SN2 होता है, और जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो वो रिएक्शन SN1 होता है। थोड़ा सा उल्टा है। यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होता है वो हमेशा इंटरमीडिएट बनाता है, बाइमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होता है वो इंटरमीडिएट नहीं बनाता है। इंटरमीडिएट बनाने की वजह से SN1 दो स्टेप की हो जाती है या दो से ज्यादा स्टेप की हो जाती है, और इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड न बनाने के कारण SN2 क्या हो जाता है? सिंगल स्टेप हो जाता है। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है वो हमेशा SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन देता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम लोग किस तरीके से ईथर बना सकते हैं, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं at 413 Kelvin temperature, 413 Kelvin temperature, and in the presence of concentrate H2SO4, alcohol is dehydrated to give ether, हम लोग क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में एल्कोहल को हीट कर देते हैं। कितना हीट किया जाता है? 413 केल्विन टेम्परेचर पर। तो वो क्या बना लेती है? ईथर बना लेती है। चलिए भाई रिएक्शन देखते हैं हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हुआ एल्कोहल। इसका दो मोल ले लेते हैं, तो अगला हो जाएगा CH3 CH2 OH। क्या लेना अपने को? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और 413 केल्विन टेम्परेचर। देखिए यहाँ से कार्बन और OH यानी कार्बन और हाइड्रोक्सिल आयन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो OH पर आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज।
यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करें तो हाइड्रोजन पर आएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। ये जो H प्लस है इस OH माइनस से रिएक्शन करा और रिएक्शन करके क्या बनाया बेटा H2O और ये पूरा का पूरा CH3 CH2 किससे जुड़ जाएगा जाकर ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसे क्या बोलते हैं हम लोग डाई एथिल ईथर। क्या बोला जाता है डाई एथिल ईथर। क्लियर है आपको? नोट करिए फिर इसकी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं। मैकेनिज्म पढ़ते हैं रिएक्शन कैसे टूटते हैं। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है बेटा रिएक्शन किस तरीके से इनिशिएट हुई है और किस किस स्टेप से होते हुए रिएक्शन फाइनल हुई है उसे उस प्रोसेस को अपन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म। चलो इस रिएक्शन में लिया गया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं H2SO4 को तोड़ते हैं। H2SO4 को अपन लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड HSO4 लिखा जा सकता है या ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड OSO3H ऐसा लिखा जा सकता है। सबसे पहले अपन इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस चार्ज और H पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो हमें मिल जाएगा H प्लस OSO3H माइनस। क्लियर है ना? चलिए स्टेप सेकंड में अपन क्या करते हैं ये जो प्रोटॉन है H प्लस है इस H प्लस की रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से कराते हैं। अल्कोहल से कराएंगे तो अल्कोहल अपन ने लिया CH3 CH2 OH ये अल्कोहल लिया। आपको पता है कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास बॉन्ड बनाने के बावजूद भी दो लोन पेयर प्रेजेंट होता है। यानी ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाने के बावजूद 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यही रीजन है कि हम ऑक्सीजन को बोलते हैं हेटेरो एटम। ऐसे एटम जो बॉन्ड बनाने के बाद जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उन एटम्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरो एटम। तो इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं सबसे पहले H प्लस से। जब H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो जरा देखना ध्यान से। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s1। इस हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी, क्योंकि हर एलिमेंट क्या होना चाहता है बेटा स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी की केवल दो कंडीशन होती है, या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यही रीजन है कि हाइड्रोजन हमेशा अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है ना कि ऑक्टेट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल सिंगल सेल होती है और जिन जिन एटम्स के पास सिंगल सेल होगी वो हमेशा अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट नहीं। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 2, यानी आएगा हमारा 1s2। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है H प्लस। किसी भी एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम ये मानते हैं कि उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। क्लियर है ना? H पर आया 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी H पर केवल 1 प्लस चार्ज है। अगर H पर 1 प्लस चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि हाइड्रोजन के पास होता कितना इलेक्ट्रॉन है केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखना जरा ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता तो स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अगर हमने यह निकाल दिया तो अब स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना बेटा? अब ये जो ऑक्सीजन है अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसे दे देगा H प्लस को, और H प्लस जाकर के OH से जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा हमारा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH2। लेकिन पॉजिटिव चार्ज बैलेंस ना होने के कारण प्लस को
एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के दूसरे मोल से करते हैं, तो ये हो जाएगा C2H5 प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड OH2 और ये O पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जरा, यहाँ से हम O सिंगल बॉन्ड H इसको लिखा जा सकता है, सिंगल बॉन्ड H प्लस C2H5 OH2 प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से H प्लस को रिलीज करते हैं, तो H पर आएगा प्लस चार्ज, O पर क्या आ जाएगा माइनस। ये H प्लस यहाँ से हटा, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, ये H2O निकल गया, यानी इस रिएक्शन से निकल के आ गया H2O, यहाँ से निकल गया H2O। अब देखो C2H5 पर क्या आया प्लस चार्ज, C2H5 किससे जुड़ जाएगा O से, तो यहाँ क्या बन जाएगा C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर है? और क्या निकला साथ ही साथ H प्लस, ये वाला H प्लस इस OSO3H माइनस से रिएक्शन करके पुनः क्या बना लेगा H2SO। क्लियर है? मैकेनिज्म नोट कर लीजिए। नोट करिए भाई फटाफट। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में याद रखना केवल प्राइमरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होता बेटा, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल मोस्ट स्टेबल होते हैं, वो हमेशा एल्कीन बना लेते हैं। यही रीजन है कि सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं किया जाता। जैसे सपोज अगर अपने पास कोई एक रिएक्शन मैं दिखा देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH, ये टर्शियरी एल्कोहल है। इसका डिहाइड्रेशन अपन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ से जो CH इसको CH2 सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ से HOH निकल जाता है, इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा CH3, तो ये एल्कीन बना लेता है। यही रीजन है कि सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्कीन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन फ्रॉम एल्कीन देखते हैं हम लोग एल्कीन से ईथर किस तरीके से बना सकते हैं। In the presence of concentrate H2SO4 alkene it reacts with alcohol, then it form ether। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में एल्कीन की रिएक्शन अगर अपन अल्कोहल से करा देते हैं तो ईथर बन जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेता तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं? डबल बॉन्ड है, ये क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। क्लियर है? इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं अल्कोहल से, तो C2H5O सिंगल बॉन्ड H अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। H2SO4 के प्रेजेंस में अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग एल्कीन से करा देते हैं,
तो ईथर बनता है। देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करिए और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड बना है इसका सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H जाकर के CH2 से जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 और C2H5O जाकर के C से जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। फटाफट नोट करिए आप लोग। नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रेगनार्ड। देखते हैं ग्रेगनार्ड एजेंट से हम लोग ईथर को कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बाय ट्रीटिंग ऑफ अल्फा, बाय ट्रीटिंग ऑफ अल्फा हेलो ईथर, बाय ट्रीटिंग ऑफ अल्फा हेलो ईथर, by treating of alpha halo ether with Grignard reagent, with Grignard reagent, then it form ether, देखते हैं भाई। पहली चीज तो ये जानते हैं अल्फा हेलो ईथर क्या है। वहां ईथर वर्ड लगा था, तो सबसे पहले हम ईथर बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा ईथर। क्लियर है? अब इसी में लगा है अल्फा हेलो। अगर हम लोग इस पूरे इस सबको ग्रुप मान लें तो आपको पता है ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वह कार्बन कहलाता है अल्फा। किसी भी कंपाउंड में कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन कहलाता है अल्फा। तो ये हो गया अल्फा। अल्फा हेलो, हेलो का मतलब हुआ हाइड्रोजन, यानी अल्फा पोजीशन पर हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो ये हो जाए CH2 और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं Cl। तो इसे कहते हैं बेटा अल्फा हेलो ईथर। अल्फा हेलो इसलिए कहा क्योंकि हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे है। ईथर इसलिए कहा क्योंकि दो कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। R की जगह पे हम लोग CH3 ले लेते हैं और ये हो गया Mg और X की जगह पर I ले लेते हैं। रीजन क्या है बेटा? आयोडीन लेने का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी Cl लिया जा चुका है। हम लोग करते क्या है, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो Mg पर आता है पॉजिटिव चार्ज और CH3 पर क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ से का CH2 और Cl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करें तो Cl पर आएगा नेगेटिव चार्ज और CH2 पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये CH3 जाकर के CH2 से जुड़ जाएगा, Mg I जाकर के Cl से जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड हमारा बन जाएगा Mg ICl प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2। इस CH2 से ये वाला CH3 जुड़ गया, ये हो गया हमारा CH3। इसे कहते हैं बेटा एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। क्लियर है यहाँ तक? एथिल मेथिल ईथर नोट करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, फ्रॉम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से हम लोग ईथर कैसे बना सकते हैं, जरा इसको देखते हैं। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला होता है बेटा Ag2O।
ड्राई का मतलब सूखा हुआ जिसमें एक्वस ना हो, एक्वस का मतलब जो वाटर डिसॉल्वेबल ना हो, पूरी तरीके से सूखा हुआ हो। सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला होगा Ag2O। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड का बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इसके दो मोल से रिएक्शन करा देते हैं, तो हम दूसरा मोल इसके नीचे लिख दे रहे हैं। तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ पे देखो दो सिल्वर है, ये दोनों सिल्वर बेटा इस दोनों ब्रोमीन को लेकर के अलग हो जाएंगे। ये दोनों सिल्वर इस दोनों ब्रोमीन को लेकर के अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा AgBr। यहाँ से क्या बन जाएगा AgBr। वो भी कितने मोल बनेगा, 2 मोल, क्योंकि सिल्वर कितना है यहाँ पे 2 है, ब्रोमीन भी कितना है 2 है। अब देखिए CH3 CH2 O सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, तो इसके टूटने से बेटा यहाँ माइनस प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और आपको कई बार बताया गया है कि अगर दो ऑक्सीजन के बीच में दो कार्बन के बीच में अगर एक ऑक्सीजन अकेली फंस जाए तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो यहाँ भी एथिल है, यहाँ भी एथिल है, जिसका नाम होता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्लियर है यहाँ तक? बाकी के टॉपिक बेटा कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।